नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे पंचशील समझौते की। अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। मेरे ख्याल से आप किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो भी जान रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। अगर कर रहे हैं तो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है इसका, ज़रूर जानना चाहिए हम सभी को। आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से थोड़ा सा हम पर्याप्तता की ओर जाएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये पंचशील समझौता क्या है। बहुत आसान शब्दों में देखिए, पंचशील समझौता एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों पर आधारित एक एग्रीमेंट है ना। 29 अप्रैल 1954 को चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के बीच व्यापार और अंतर संबंध पर ये समझौता हुआ था। इन अवधारणाओं की पहली औपचारिक अभिव्यक्ति थी। समझ रहे हैं? ये पंचशील समझौता जो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों पर आधारित एक समझौता है। 29 अप्रैल 1954 को ये एक एग्रीमेंट किया गया था जो कि भारत और चीन के बीच में किया गया था, है ना। इतिहास जाने या समझें आखिर ये क्या है, कैसे हुआ। तो पंचशील की स्थापना 50 साल पहले, करीब 50, ज़्यादा ही हो गए, है ना। पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों के एक नए सेट के लिए वैश्विक आह्वान के जवाब में की गई थी, जो सभी देशों की सह अस्तित्व और शांति और सद्भाव से पनपने की आकांक्षाओं को दर्शाता है। पंचशील अप्रैल 1955 में घोषित 29 अफ्रीकी एशियाई देशों के बांडुंग घोषणा पत्र के निहित अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग के 10 सिद्धांतों में से एक था, ठीक है ना। तो ये जो पंचशील है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रयोज्यता तब उजागर हुई जब इसके विचारों को भारत, यूगोस्लाविया और स्वीडन द्वारा प्रस्तुत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर एक प्रस्ताव में एकीकृत किया गया और साथ में 11 दिसंबर 1957 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे भारी बहुमत से अपनाया गया। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी चीज़ को दर्शा रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंट, और साथ में ये जो फैक्ट्स हैं, है ना, कब अपनाया गया, किसके द्वारा अपनाया गया, कैसे अपनाया गया, ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखना पड़ेंगे। अगर डिफ़िकल्ट लगते हैं, कुछ नहीं किया जा सकता, अपने नोट्स में ज़रूर इन फैक्ट्स को डालिए, है ना। पूरे वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, वो हमने लिखे हैं क्योंकि समझाना हमारा काम है, मगर आप थोड़ा थोड़ा भी लिखेंगे ना, समझ में आपको आ जाए इस लेवल का बस। फिर 1961 में बेलग्रेड के गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन के दार्शनिक मूल में जो है पंचशील को मंजूरी दी गई थी। 79 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के विदेश मंत्री थे, तो चीन के साथ बातचीत के दौरान पंचशील शब्द चर्चा का विषय था। जून 2014 में भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का पंचशील संधि पर हस्ताक्षर की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में चीन द्वारा स्वागत किया गया था। इट इज़ वेरी सिंपल एक्चुअली, और कहीं ना कहीं बहुत डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है इसमें, ना बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ कंफ्यूजिंग मेरे को लगा। अगर कुछ कंफ्यूजन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं एज ऑलवेज, है ना। तो ये आखिर 5 सिद्धांत क्या थे? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो यही है। एक्चुअल में आप थंबनेल में भी देखेंगे, एक आपको एक स्टोन या आप कह सकते हैं एक स्मारक नज़र आ रहा है। उस स्मारक पे भी यही लिखा है, पहला क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए, परस्पर सम्मान, परस्पर गैर आक्रामकता, परस्पर गैर हस्तक्षेप, समानता और पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। मेन चीज़ है सह अस्तित्व, शांतिपूर्ण, है ना। बीजिंग में चीन भारत समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रीमियर झोऊ एनलाई ने कोलंबो श्रीलंका में एशियाई प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन के दौरान इनका प्रसारण किया था कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं। 5 सिद्धांतों को अप्रैल 1955 में बांडुंग इंडोनेशिया में ऐतिहासिक एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन के दौरान जारी 10 सिद्धांतों के एक बयान में शामिल किया गया था, जिसका उद्देश्य इस धारणा का समर्थन करना था कि उपनिवेश उत्तर सरकारों के पास दुनिया को देने के लिए कुछ विशेष है ना। ये बात यहाँ पर सामने आ रही है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, अवश्य आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेना चाहिए।
आइए जान लेते हैं ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अप्रैल 1954 में भारत और चीन ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों के लिए भी कहा जाता है ना। ऐसे 5 सिद्धांत कहा जाते हैं, इनको कहते हैं संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए परस्पर सम्मान, परस्पर गैर आक्रामकता, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता, पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। ऐसे 5 सिद्धांत हैं। हालांकि जो मूल समझौता है ये भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच सीमा पार आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर केंद्रित था, लेकिन अंततः इसे दोनों देशों के संबंधों के दायरे को शामिल करने के लिए व्यापक बनाया गया। भारत ने सिद्धांतों को अपनाने और तिब्बत पर ब्रिटिश राज से प्राप्त किए गए अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकारों को त्यागने को अपने उपनिवेश विरोधी रुख को प्रचारित करने के अवसर के रूप में देखा। चीन ने जो है एशियाई सहयोग के इस प्रदर्शन को पश्चिम में बढ़ती साम्यवाद विरोधी भावना का मुकाबला करने के तरीके के रूप में देखा, है ना। तो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट जानकारी हो जाती है ये। चलिए कुछ सीमाएं जो लिमिटेशंस आप कह सकते हैं क्या क्या हैं। चीन ने बार बार इस स्थिति का फ़ायदा उठाकर भारत की पीठ पे छुरा घोंपा। ये समझौता सिर्फ 6 साल के लिए वैध था, जो चीन की राजनीतिक सूझबूझ का सबूत है। फिर 1962 में आप सबको पता है भारत पर तब आक्रमण किया गया और इसकी अवधि समाप्त नहीं हो गई और इसे आगे नहीं बढ़ाया गया। आज के समाज में अविकसित लोगों को सशक्त बनाने वाली वैकल्पिक विचारधारा के रूप में पंचशील को बढ़ावा देना अपर्याप्त वास्तव में नहीं है। कहीं ना कहीं अपनी प्रस्तावना में पंचशील समझौते ने एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करने और सौहार्दपूर्ण संघर्ष समाधान जैसे महान लक्ष्यों की घोषणा तो की थी, मगर धरातल पर कुछ प्रस्तुत नहीं हुआ। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पंचशील एक वैश्विक विचार है जो अमीर और विकासशील दोनों देशों पर लागू होता है। इसकी समाप्ति के बाद पंचशील को कभी नवीनीकृत नहीं किया गया। भारत की विकास प्राथमिकताएं बाकी दुनिया के साथ उसके जुड़ाव को निर्धारित करेंगी। ये पंचशील जो टॉपिक है खासकर यूपीएससी सीएससी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हम काफ़ी पर्याप्त जानकारी हमने प्राप्त की। और जानकारी प्राप्त आप कर सकते हैं, पीडीएफ्स उपलब्ध हैं एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री पे बहुत सारे, देखिए ज़रूर पढ़ना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बाकी अपन मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ। अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिए। नमस्ते जी, डायनामिक इम्पल्शन।